हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। आज की जो क्लास है वो बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर की गई है। तो देखो, ये जो क्लास है इसमें हम बिल्कुल शॉर्ट में पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चाहे किसी भी एमएससी एंट्रेंस में पूछे गए हों, उसको हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स का भी हम यहाँ पे केवल पहला जो चैप्टर है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र का जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरे होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जिनको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो, जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र होते हैं वो या तो स्थिर होते हैं या क्या करते हैं, नियत वेग से गतिशील होते हैं। या तो स्थिर होंगे या नियत वेग से गतिशील होंगे। तो ऐसे निर्देश तंत्रों को हम बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अजड़त्वीय जो निर्देश तंत्र या तो त्वरित होंगे, मतलब एक्सीलेटेड होंगे, या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे, घूर्णन गति करने वाले जो निर्देश तंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा जो है बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मतलब कोई भी वस्तु है जो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में है उस पर कोई बल नहीं लग रहा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, तो कण की जो गति है त्वरण रहित दिखाई देगी। मतलब अगर कोई वस्तु है जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रखी हुई है, उस पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, तो उसका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में अजड़त्वीय जो निर्देश तंत्र है उसमें कण की जो गति है वो कैसी दिखाई देगी आपको, एक्सीलरेटेड। मतलब बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, F0 है कोई वस्तु पे डायरेक्ट, लेकिन आपकी जो गति है वो कैसी दिखाई देगी, यहाँ पे एक्सीलरेटेड दिखाएगी, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। देखो, इसका एग्जांपल समझते हैं कि जैसे आप किसी बस में बैठ के जा रहे हो, जो ड्राइवर है वो जो गाड़ी जो है उसको कभी तेज़ गति से भगाता है, कभी एकदम से धीमे कर लेता है, फिर कभी तेज़ गति से, कभी फिर धीमे कर लेता है। मतलब जो गाड़ी की जो गति है वो कैसी है, यहाँ पे देखो त्वरित है। कैसी है, त्वरित है। तो त्वरित जो निर्देश तंत्र होगा वो कैसा होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। कैसा निर्देश तंत्र होगा, अजड़त्वीय होगा। और अजड़त्वीय होगा तो आप वहाँ पे देखो कोई आप पे बाहर से कोई डायरेक्ट आप पे बल भी नहीं लगा रहा, मतलब आप पे डायरेक्ट कोई बल नहीं लगा रहा, लेकिन निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण आप पे क्या, आपकी जो गति है वो भी क्या है, एक्सीलरेटेड है। मतलब कभी आप आगे पढ़ते हो कभी पीछे पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, क्योंकि ये ना जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बस है निर्देश तंत्र, वो क्या कर रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है। इस कारण जो आपका एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। लेकिन जैसे जो बस है एक समान वेग से जा रही है तो आप किधर भी नहीं गिरोगे, आप आराम से बैठे रहोगे, आपका एक्सीलरेशन जीरो होगा, आप स्थिर रहोगे, आपका वेग में परिवर्तन जीरो रहेगा। तो यहाँ पे बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की जो गति है वो त्वरण रहित दिखाई देगी, यहाँ पे त्वरित दिखाई देगी या त्वरण सहित दिखाई देगी। तो जो जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र होते हैं वो न्यूटन गति के प्रथम और द्वितीय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जड़त्वीय न्यूटन गति के प्रथम और द्वितीय नियम जो हैं जो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए क्या है, वैध हैं। जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन गति के प्रथम और जो द्वितीय नियम है वो क्या है, वैध नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं कि अजड़त्वीय जो निर्देश तंत्र हैं वो न्यूटन गति के नियमों का पालन नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ निर्देश तंत्र की और ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की राम कहानी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये वैसे तो थ्योरम है, जैसे आपको सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य का जो पथ है दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर सरल रेखीय होता है, सरल रेखा दिखाई देता है।
तो ये जो आपकी एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको वो रिटर्न में थोड़ी ना दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य का पथ दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर सदैव सरल रेखा दिखाई देता है। तो वो तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे के ही पूछ सकता है कि एक प्रक्षेप्य का पथ दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर कैसा दिखाई देगा। तो वहाँ पे वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, परवलयिक दिखाई देगा, वर्ताकार दिखाई देगा, सरल रेखीय दिखाई देगा या दिखाई नहीं देगा। तो ये वैसे तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, आपको ये जो CBH या JPH की जो बुक है उसके एग्जाम्पल में आपको ये क्वेश्चन ये मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको स्टेटमेंट को याद रखना है। एक प्रक्षेप्य का जो पथ है, ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आपको ऐसे कैसे मेमोराइज करने हैं। एक प्रक्षेप्य का जो पथ है दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर सदैव कैसा दिखाई देगा, सरल रेखीय दिखाई देगा। पहली बात, धरातल पर स्थित एक स्थिर प्रेक्षक, मतलब एक आदमी खड़ा हुआ है धरातल पे स्थिर, वो देखता है, प्रेक्षक मतलब देखता है। एक स्थिर प्रेक्षक को किसी लुढ़कते हुए पहिए की परिधि पर, कोई पहिया जो लुढ़क रहा है की परिधि पर स्थित कण का जो पथ है वो कैसा दिखाई देता है, साइक्लॉइड प्रतीत होता है। मतलब एक पहिया है, इस पे यहाँ पे कोई कण है, अभी लुढ़क रहा है, तो इसका जो पथ है वो एक स्थिर, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसको इसका जो पथ है वो कैसा दिखाई देता है, साइक्लॉइड दिखाई देता है। और जबकि इसके सेंटर पे एक आदमी बैठा हुआ पहिए के केंद्र पे, अब इसको इसका पथ कैसा दिखाई देगा, वर्ताकार दिखाई देगा। तो ऐसे पूछ सकता है कि एक स्थिर प्रेक्षक को तो कैसा प्रतीत होगा और पहिए के जो केंद्र पे बैठा है उसको वो कैसा प्रतीत होगा। तो ये है कि धरातल पर स्थित एक बार इसको इरेज करके दोबारा से पढ़ते हैं। धरातल पर स्थित एक स्थिर प्रेक्षक को किसी लुढ़कते हुए पहिए की परिधि पर स्थित कण का जो पथ है वो कैसा दिखाई देता है, साइक्लॉइड प्रतीत होता है। जबकि पहिए के केंद्र पे कोई प्रेक्षक बैठा है तो वह कैसा दिखाई देगा, वर्ताकार दिखाई देगा। तो इसको भी वहाँ पे प्रूव कर रखा है बुक के अंदर, लेकिन आपको एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो वो आपको प्रूव तो करवाएगा नहीं, लेकिन उससे फैक्ट ज़रूर पूछ सकता है। अब देखो नेक्स्ट है गैलीलियन रूपांतरण, बेहद इंपॉर्टेंट है गैलीलियन रूपांतरण। देखो जो गैलीलियन जो रूपांतरण होता है वो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या बताता है, संबंध बताता है। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो संबंध को बताने वाली जो समीकरणें होती हैं उनको बोलते हैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरणें। तो आपको जो ध्यान रखना है, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि जो गैलीलियन रूपांतरण होता है तो उसमें 4 ऑप्शन देगा आपको, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र, या ऐसे पूछ सकता है कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, किसी प्रकार से कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में दोनों ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, उनके बीच में जो रिलेशन बताएगा वो है गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे हमने इसकी थ्योरी तो लिखी नहीं है क्योंकि हमारा मेन जो मोटिव है वो शॉर्ट में आपको सब कुछ बताना है। तो ये केवल जो राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस के पर्पज़ से यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। तो देखो 2 निर्देश तंत्र हैं, जैसा कि आपको पता है ये S निर्देश तंत्र है, ये S' निर्देश तंत्र है। और ये जो S' जो निर्देश तंत्र है, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग, ये वेग जो यहाँ पे ये नियत है, कांस्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। नियत वेग v से क्या है, v0 से गतिशील है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया हमने, उसका S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश r वेक्टर है और S' निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, r' वेक्टर है। और ये t समय में इसके द्वारा, जैसे निर्देश तंत्र जैसे t बराबर 0 पे दोनों के मूल बिंदु क्या थे, समपाती थे, और t समय में देखो ये इतनी दूरी पे आ गए, तो कितनी दूरी चले, अगर आपको वेग पता है और समय पता है तो दूरी बराबर समय इंटू चाल होता है, इससे आप निकाल सकते हो। तो आपको तो डायरेक्ट जो है स्थिति का जो रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, उसको ऐसे कैसे याद रखना है, r वेक्टर प्राइम बराबर r वेक्टर माइनस v0t पहला। अब इसी चीज़ को आपको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखे होंगे, निर्देशांकों के रूप में, तो लिखेंगे x प्राइम बराबर x माइनस v0t, y प्राइम बराबर y, z प्राइम बराबर z और t प्राइम बराबर t। तो देखो इन तीन को जैसे ऐसे आ जाए ना, y प्राइम बराबर y, z प्राइम बराबर z, t प्राइम बराबर t, तो वे जो क्वांटिटी होंगी वो तो क्या होंगी,
निश्चर होंगी। कैसी होंगी? निश्चर। या इसको बोलते हैं अपरिवर्ती, अपरिवर्ती, या इसको बोलते हैं इनवेरिएंट, अगर ऐसा आ जाए। लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स एक्स प्राइम है, देखो एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी नोट टी, तो ये क्या है? निश्चर नहीं है, तो इसको बोलें अनिश्चर बोल सकते हैं इसको, नॉन इनवेरिएंट, अनिश्चर। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी जो क्वांटिटी है वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर है और कौन सी जो क्वांटिटी है वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर नहीं है। ये आपको अच्छी तरह से मेमोराइज होना चाहिए। तो देखो ये स्थिति में रूपांतरण समीकरण है गैलीलियन रूपांतरण के लिए। तो आपको निर्देशांकों के रूप में तो ये हो गया, निर्देशांकों के रूप में तो ये आपको याद करना है, और मूल जो है स्थिति सदिश के रूप में ये ऐसे जाएगा, आर वेक्टर प्राइम बराबर आर माइनस वी नोट टी। अब देखो यहाँ पे एक इफेक्ट लिखा हुआ है कि गैलीलियन रूपांतरण में लंबाई कहें या दो बिंदुओं के मध्य दूरी कहें या विस्थापन कहें, वो क्या रहता है? निश्चर रहता है। ये भी वहाँ पे प्रूव कर रखा है, लेकिन हम यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कैसा है? ऑब्जेक्टिव है। वो हमसे कुछ भी चीज़ प्रूव नहीं कराएगा। हमें तो ऐसा पता होना चाहिए कि जो क्या फैक्ट वो पूछना चाह रहा है, कि कौन सी क्वांटिटी निश्चर है और कौन सी नहीं है। तो इसे विस्थापन की निश्चरता का नियम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चाहे विस्थापन कहें या लंबाई कहें या दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहें, वो क्या रहती है? निश्चर रहती है। किसमें? गैलीलियन रूपांतरण में। अब देखो ये स्थिति में जो गैलीलियन रूपांतरण जो समीकरण थी, इसी को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये वेग में रूपांतरण समीकरण बन जाएगी। तो डी बाई डी टी स्थिति का समय के सापेक्ष एक बार हम अवकलन कर दें तो वो क्या बन जाता है? वेग बन जाता है। तो ये बन जाता है, देखो एक बार फिर से जाना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा वी प्राइम, ये हो जाएगा वी, और ये वी नोट जो है ये कांस्टेंट है, नियत वेग से गतिशील। मैंने देखो बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, नियत वेग से, कांस्टेंट वेग से गतिशील। तो वी नोट का तो कुछ होगा नहीं, टी का क्या हो जाएगा? 1। तो वेग में जो रूपांतरण जो समीकरण है वो वी प्राइम बराबर वी माइनस वी नोट टी। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो वेग है वो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर है या नहीं है। अगर ऐसा आ जाता वी प्राइम बराबर वी, तो हम कहते हैं कि जो वेग है वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर है। लेकिन ऐसा नहीं आया तो हम कहेंगे कि जो गैलीलियन रूपांतरण में वेग जो है निश्चर राशि नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसी का डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो इसका तो बन जाएगा ए प्राइम, और इसका बन जाएगा और ये जो वी नोट है वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि जो एस डैश जो निर्देश तंत्र है वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है। हम काफ़ी बार आपको बता चुके हैं। तो ए प्राइम बराबर ए आ गया आपके पास, ए प्राइम बराबर क्या आ गया? ए आ गया। तो मेरे को आप बताइए कि जो त्वरण है वो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर है या नहीं है। तो हम कहेंगे निश्चर है। तो गैलीलियन रूपांतरण में जो त्वरण जो है वो कैसी क्वांटिटी है? इनवेरिएंट क्वांटिटी है या निश्चर है। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ये माना गया है कि जो गैलीलियन जो रूपांतरण है उसमें जो द्रव्यमान है वो भी क्या है? निश्चर है। द्रव्यमान भी क्या है? निश्चर है। मतलब चाहे कोई भी वस्तु है, जैसे उसका मान लो 10 किलो वेट है, 10 किलो उसका द्रव्यमान है मान लो, तो वो चाहे स्थिर निर्देश तंत्र में एस में हो या एस डैश में, उसका जो द्रव्यमान है वो 10 किलो ही होगा। तो जो द्रव्यमान है उसको यहाँ पे निश्चर माना गया है। अब देखो ये जो समीकरण है इसी को दोनों साइड पक्षों को एम से गुणा करेंगे तो ये बन गया एम ए प्राइम और ये बन गया एम ए। तो ये बन गया एफ प्राइम, एफ बराबर एम ए होता है ना न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, एफ बराबर एम ए। तो ये बन गया एफ प्राइम और ये बन गया एफ। देखो एफ प्राइम बराबर भी एफ, तो आप मेरे को बताओ कि ये निश्चर है या नहीं है। तो हम कहेंगे है। तो देखो बल जो है गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर राशि है। कैसी राशि है? निश्चर राशि है। अब देखो कौन कौन से जो नियम हैं वो गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत का पालन कर, मतलब कौन कौन से ऐसे थ्योरीज हैं या सिद्धांत हैं जो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर हैं। तो पहला देखो गैलीलियन रूपांतरण में न्यूटन गति के जो नियम हैं वो क्या है? निश्चर हैं। आपको याद रखना है, आपसे कोई पूछ ले कि जो न्यूटन गति के जो नियम है वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर हैं या नहीं है, तो आपको बताना है कि निश्चर हैं। अब इसको हम यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम है वो कैसी है? ऑब्जेक्टिव है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जिस भी टीचर से, तो उन्होंने आपको प्रत्येक जो प्रिंसिपल है उसको निश्चर है ये सिद्ध करके बताया होगा।
सेकंड है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो भी क्या है, गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर है। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि गैलीलियन रूपांतरण में दो कणों का जो संवेग है वो अपरिवर्तित नहीं रहता, मतलब निश्चर नहीं है। दो कणों का संवेग जो है वो निश्चर नहीं है, लेकिन संवेग संरक्षण का जो नियम है वो निश्चर है। क्योंकि जो कण का जो वेग है वो क्या है, भिन्न भिन्न जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, परंतु संवेग संरक्षण का जो नियम है या सिद्धांत है वो क्या है, निश्चर या अपरिवर्ती रहता है, इनवेरिएंट रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि केवल संवेग संरक्षण का जो नियम है वो तो निश्चर है, लेकिन संवेग जो है वो निश्चर नहीं है। तो संवेग संरक्षण का नियम कैसे निश्चर है, देखो एस डैश निर्देश तंत्र में, देखो एस डैश निर्देश तंत्र के लिए बात करते हैं पहले। एस डैश निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व जितना संवेग होगा उतना ही टक्कर के बाद में होगा। तो यही तो संवेग संरक्षण का नियम है। चाहे आप एस निर्देश तंत्र की बात कर लो, टक्कर से पूर्व जितना संवेग होगा उतना ही टक्कर के पश्चात संवेग होगा। तो संवेग संरक्षण का नियम निश्चर है, न कि संवेग निश्चर है। ध्यान दें शब्दों पर। इसके बाद में है ऊर्जा संरक्षण का नियम। जो गैलीलियन जो रूपांतरण है उसमें जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो भी क्या है, निश्चर है। हमने केवल वही नियम यहाँ पे बताए हैं जो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर है। जिस प्रकार गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का जो नियम है अपरिवर्तित या निश्चर रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि संवेग संरक्षण का तो हम पढ़ ही चुके, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो भी क्या रहता है, निश्चर रहता है। ये आप कर लोगे। तो कौन कौन से नियम निश्चर हैं, संवेग संरक्षण का नियम निश्चर है, न्यूटन गति के नियम निश्चर हैं, और ऊर्जा संरक्षण का नियम निश्चर है। और देखो एक जो क्वांटिटी है वो कौन सी इनवेरिएंट है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पेपर सेकंड है आपका यहाँ पे, जिसको विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं, उसमें एक आवेश जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो गैलीलियन रूपांतरण में भी और गैलीलियन ट्रांसफॉर्म जीटी और लोरेंज रूपांतरण दोनों में क्या रहती है, निश्चर रहती है। तो चाहे मान लो लोरेंज रूपांतरण में निश्चर है, मान लो ये राशि, तो गैलीलियन रूपांतरण तो क्या चीज़ है। तो देखो आवेश एक ऐसी राशि है जो गैलीलियन रूपांतरण और लोरेंज रूपांतरण दोनों में क्या है, निश्चर है। अब देखो तो आवेश जो है, आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। आवेश जो राशि है वो क्या है, गैलीलियन रूपांतरण में इनवेरिएंट है। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं वैसे, क्योंकि लोरेंज रूपांतरण में ही इनवेरिएंट है तो गैलीलियन रूपांतरण में ओबियसली हो जाएगी। अब वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जैसे हमने पहले बताए थे, आपको ऐसे कैसे मेमोराइज करने हैं। एक पत्थर का जो टुकड़ा है किसी हवाई जहाज़ से एक समान वेग से क्षैतिज दिशा में जा रहा है, एक पत्थर का टुकड़ा किसी हवाई जहाज से जो एक समान वेग से क्षैतिज दिशा में जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है एक समान वेग से क्षैतिज दिशा में, गिरता है, मतलब एक पत्थर का टुकड़ा एक हवाई जहाज से गिरता है, तो उसका जो पथ है वो क्या होगा, जबकि वह कौन देख रहा है, जब जहाज के चालक के द्वारा प्रेक्षित होता है तो वो उसको ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखेगा, जबकि कोई जैसे पृथ्वी पर स्थित किसी मनुष्य द्वारा उसको देखा जाएगा तो उसका जो पथ है आपको पैराबोलिक फॉर्म में दिखाई देगा। और एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको मेमोराइज करना है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष समान वेग से कोई दूसरा गतिशील, समान वेग, देखो नियत वेग समान वेग से गतिशील जो निर्देश तंत्र होता है वो भी क्या होता है, जड़त्वीय होता है। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष समान वेग से गतिशील है कोई दूसरा निर्देश तंत्र, तो वो जो दूसरा जो निर्देश तंत्र होगा वो भी कैसा होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम करते हैं इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनको डिस्कस। तो पहला जो MCQs है देखते हैं कि किसी जड़, और जैसे ही हम यहाँ पे MCQs डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना जो आंसर है वो अपने माइंड में सेव कर लेना है कि मेरा आंसर ये है। उसके बाद में ही आप हमारा सॉल्यूशन समझें
इससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी तो हमने ये सारी थ्योरी डिस्कस की है। तो देखो पहला है किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v वेक्टर से गतिशील जो निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण होगा। अब देखो कौन सा होगा, r प्राइम बराबर r, ऐसा थोड़ी ना पढ़ा था आपने, r प्राइम बराबर r प्लस वी टी, ऐसा थोड़ी ना पढ़ा था आपने, पढ़ा था r प्राइम बराबर r माइनस वी टी। देखो वहाँ पे v नोट टी क्या था, यहाँ पे जो v है ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, जैसे वहाँ पे v नोट था। तो मानने पे आप मानो तो देखो नियत वेग देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप नोटेशन चाहे वी नोट लो चाहे वी लो, को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए जो आप मान रहे हो, तभी वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें अलग अलग नोटेशन ले लेते हैं, कोई कैपिटल वी ले लेता है, कोई स्मॉल वी नोट ले लेता है, कोई यू ले लेता है। तो ये तो अपनी स्वैच्छिक हैं सारी चीज़ें। तो जो आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर होता है, विस्थापन निश्चर होता है कि नहीं होता है। दूसरा है वेग है, वेग और विस्थापन दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको अपना ऑप्शन गैस करना है कि कौन सा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना आंसर जो है गैस कर लिया। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो विस्थापन। देखो वेग जो है ऐसे समीकरण आई थी v प्राइम बराबर v माइनस वी नॉट। तो हमने बोला था जब तक v प्राइम बराबर v नहीं आता ना तब तक हम किसी क्वांटिटी को ऐसे नहीं बताते कि ये निश्चर है। तो वेग निश्चर नहीं है, ये पूछ रहा है कि गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर है। अब देखो वेग और विस्थापन, देखो विस्थापन तो है यहाँ पे, देखो विस्थापन तो है लेकिन वेग नहीं है, लेकिन दोनों को एक साथ पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। केवल ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो देखो गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत का पालन होता है। देखो संवेग संरक्षण के नियम में भी होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी होता है, देखो आवेश संरक्षण के नियम में भी। हमने बोला था कि चार्ज भी इन्वेरिएंट रहता है लोरेंज रूपांतरण में, तो वो क्या हो जाएगा, गैलीलियन रूपांतरण में भी इन्वेरिएंट होता है। तो डी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सी राशि गैलीलियन निश्चरता का पालन नहीं करती है, कौन सी राशि गैलीलियन निश्चरता का पालन नहीं करती। देखो विस्थापन गैलीलियन निश्चरता का पालन करती है, त्वरण भी करता है, बल भी करता है। तो वेग जो है देखो वो नहीं करता। अभी आपको बताया था v प्राइम बराबर v माइनस वी नोट टी। इसके बाद में फिफ्थ जो क्वेश्चन है, दो निर्देश तंत्र एक्स वाई जेड और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम की अवधारणा कीजिए। तंत्र एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम तंत्र एक्स वाई जेड के सापेक्ष एक्स दिशा में v वेग से गतिशील है। तो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत सही संबंध है, मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे। देखो ये तो होता है एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी टी, बिल्कुल होता है। वाई प्राइम बराबर वाई भी होता है, जेड प्राइम बराबर जेड, लेकिन टी प्राइम बराबर टी होता है। ये तो लोरेंज रूपांतरण ले लिया, लोरेंज रूपांतरण भी नहीं है ये केवल कंफ्यूज करने के लिए कर रखा है। तो देखो ये देखो एक्स प्राइम बराबर एक्स प्लस वी टी नहीं होता, ये भी बिल्कुल नहीं होता है। एक्स प्राइम बराबर एक्स नहीं होता, देखो एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम बराबर वाई, जेड प्राइम बराबर जेड, टी प्राइम बराबर टी। ये जो इक्वेशन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। TRPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका जो ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गैलीलियन रूपांतरण में, सॉरी एक मिनट, हाँ, गैलीलियन रूपांतरण में कौन सा एक निश्चर नहीं रहता, निश्चर को अपरिवर्ती नहीं रहता। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस 2019 में पूछा गया है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। देखो बल निश्चर रहता है, संवेग संरक्षण का नियम निश्चर रहता है, न्यूटन गति का तृतीय नियम, क्योंकि न्यूटन गति के सारे नियम ही निश्चर हैं, तो न्यूटन गति का तृतीय नियम कहाँ से छूट जाएगा। तो जो संवेग जो है, हमने बोला था संवेग संरक्षण का नियम निश्चर है, लेकिन संवेग जो है वो निश्चर नहीं रहता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है 2015 में है या 14 में, ऐसे पूछा गया है कि 11वां क्वेश्चन है। देखो गैलीलियन रूपांतरण को प्रदर्शित नहीं करता है। देखो आप ध्यान से देखते हो, ये तो स्थिति में रूपांतरण हो गया, ये वेग में रूपांतरण हो गया, और ये त्वरण में रूपांतरण हो गया। ये तो गैलीलियन रूपांतरण नहीं, ये तो लोरेंज रूपांतरण है, तो यही प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत कथन को चुनिए गलत कथन को चुनिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन जो रूपांतरण में, उसमें आपको क्या करना है, गलत कथन को चूज करना है। तो पहला कथन है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित रहती है, तो बिल्कुल सही कथन है, इसको गलत कथन क्यों कहेंगे। बी ऑप्शन है वेग निश्चय रहता है, सी ऑप्शन है त्वरण निश्चय रहता है, और डी ऑप्शन है संवेग संरक्षण का नियम निश्चय रहता है। संवेग संरक्षण के नियम निश्चय रहते हैं, तो आपको गलत कथन चूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना ऑप्शन जो है गैस कर लिया है। तो इसका गलत जो कथन है वो है वेग निश्चर रहता है। तो वेग निश्चर कहाँ रहता है, वी प्राइम बराबर वी माइनस वी नोट टी आता है, तो वेग निश्चर नहीं रहता है। तो जो गलत कथन है वो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलीलियन रूपांतरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम, कि गैलीलियन जो रूपांतरण है भौतिक राशियों के रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, लिखा है कि एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला ऑप्शन मतलब एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। दूसरा है एक त्वरित निर्देश फ्रेम से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। तीसरा है एक घूर्णी निर्देश फ्रेम से दूसरे घूर्णी निर्देश फ्रेम में। और चौथा है कि एक कार्तीय निकाय से दूसरे गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक निकाय में। तो आपको अपना जो ऑप्शन है वो गैस करना है कि कौन सा है। ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया है। तो अब अगर आपको याद हो, हमने बोला था कि गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसमें रिलेशन को बताता है। तो ये जो है, ये पहला ही जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम से दूसरे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया कॉलेज लेक्चर 2021 में पूछा गया है। तो मैंने बोला था कि जैसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आप उस थ्योरम को प्रूव तो करवा नहीं सकता, तो उसके स्टेटमेंट पे बेस आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो एक प्रक्षेप्य की गति दूसरे प्रक्षेपी की गति से देखे जाने पर सदैव होगी, परवलयिक होगी, वर्ताकार होगी, सीधी रेखा की गति होगी, या यादृच्छिक दिशा की गति होगी। तो आपको अपना जो ऑप्शन है या आंसर है वो गैस करना है कि कौन सा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना आंसर जो है गैस कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा सी, कि सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। जैसे कोई आदमी ऐसे पैराबोलिक, जैसे एक बार सोच के देखो, जैसे दो दोस्त हैं, इसको यहाँ से ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे प्रक्षेप किया जाता है, तो यहाँ से देखो ये दोनों साथ साथ जाएंगे, तो इनको जो एक दूसरे की जो गति जो होगी ना वो इसको सरल रेख ही दिखाई देगी, ऐसा नहीं दिखाई, इनको ऐसा पथ नहीं दिखाई देगा एक दूसरे का। इनको ऐसा लगेगा कि हम तो है ना एकदम सरल रेखा में बराबर बराबर गति करके आ रहे हैं। तो जो कैसी दिखाई देगी, सरल रेख ही दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस 1998, लिखा है कि यदि किसी कण का द्रव्यमान है m है, v उसका वेग है, a त्वरण है, t समय द्वारा निरूपित करता है, तो गैलीलियन रूपांतरण में मिश्र रहने वाली राशियां कौन सी है। देखो आपको पता है जो वेग है ना वो कभी भी निश्चर नहीं रहता, तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट हो गए। मास भी निश्चर है, एक्सीलरेशन भी निश्चर है, टाइम भी निश्चर है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसके बाद में है लास्ट जो क्वेश्चन है राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस 1997 में पूछा गया है, गैलीलियन रूपांतरण भौतिक राशि के रूपांतरण को प्रदर्शित करता है। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम से दूसरे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में। ये वही ऑप्शन है, देखो एक ध्रुवीय निर्देश फ्रेम से दूसरे घूर्णी निर्देश फ्रेम, एक कार्तीय निर्देशांक निकाय से दूसरे गोलीय निर्देशांक निकाय। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज की जो क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।